अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है आसिया बतूल ने मुजफ्फरगढ़ से। वो कहती हैं, आज भी हमारे इलाके में लोग जब इस कहानी को याद करते हैं तो बेइंतहा खौफजदा हो जाते हैं। ये कहानी है उस वक्त की जब एक इंतहाई सादगी का दौर था। टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई थी। टीवी का दौर आया, फिर वीसीआर का दौर आया, फिर डिश एंटीना का दौर आया, फिर आते आते आज मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ आ चुका है। ये वो सादगी का दौर था जहां इंसान अपने घरों में रात को रोशनी करने के लिए दिए जलाते थे, लालटेन जलाते थे। अभी इन इलाकों में बिजली तक भी नहीं पहुंची थी। वहीं पे एक छोटा सा जो मोहल्ला सा बना हुआ था, जिसका एक छोटा सा बाजार भी था, उसी मोहल्ले में रहने वाला एक शख्स बशीर हुसैन, जिसकी शादी हुई थी शमीम से, शमीम माई। ये दोनों मियां बीवी सादगी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बशीर हुसैन की एक छोटी सी करियाना की दुकान थी, जिसके अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो इंतहाई बेसिक सी चीज़ें होती हैं, चीनी, आटा, दालें, माचिस, इस तरह की चीज़ें, मट्टी का तेल, वो अपनी उस दुकान पर रख के बैठता। छोटी सी वो जो दुकान थी उस मोहल्ले के अंदर, जहाँ बहुत ज़्यादा घर दीवारों के साथ दीवारें जुड़ी हुई थी, ऊंचे ऊंचे मकान नहीं थे, सिंगल स्टोरी मकान थे, वहीं एक ऐसी बाजार जो एक सीध में बनी हुई थी। इसी गलियों का ही एक रास्ता उस बाजार के बिल्कुल दरमियान में जाके इस अंदाज में मिलता कि बिल्कुल एक सीध में से बाजार थी, उसके दोनों तरफ दुकानें थीं और वो कच्ची हिंदुओं के दौर की बनी हुई दुकानें थीं। खुदा ने बशीर हुसैन और शमीम को जो पहली औलाद से नवाजा, वो एक लड़की थी। उनका घर एक इंतहाई छोटा सा घर था जो 2 कमरों पे मुश्तमिल था। इंतहाई छोटा सा सहन था। गली में इस अंदाज में था कि जहां मुख्तलिफ गलियां निकलती थी, वहीं पे एक बड़ी गली के साथ छोटी गली अटैच थी। उसके अंदर जैसे ही दाखिल होते तो बिल्कुल सामने वाला मकान उनका था। काफी ऊंचा बना हुआ था, वो गली भी ऊंची थी। 2-3 सीढ़ियों के स्टेप चढ़ के जब उस मकान में दाखिल होते तो लकड़ी के 2 दरवाजों से बना हुआ वो मकान था। आजकल सिंगल दरवाजा होता है। और उसके अंदर जब आप दाखिल होते तो एक छोटा सा सहन था और सामने ही 2 कमरे बने हुए थे। उन 2 कमरों के अंदर जब आप दाखिल होते तो उनके पीछे भी एक और कमरा बना हुआ था। जब उनके यहां एक बेटी पैदा हुई तो दोनों मियां बीवी की रंगत ना ही गोरी रंगत थी, ना ही सांवली रंगत थी, गंदमी रंग के थे। लेकिन उनके यहाँ जो बेटी की पैदाइश हुई वो इंतहाई गोरी चिट्टी थी, जो देख के दोनों मियाँ बीवी हैरान रह गए कि बहुत ही सफ़ेद कलर की उनकी बेटी पैदा हुई थी। और उस बेटी का नाम उन्होंने रखा हाजरा। हाजरा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसके चेहरे का हुस्न और बढ़ता गया। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से ये सवाल पूछते हैं, किस पे चली गई है? ना ही माँ इतनी खूबसूरत, ना ही बाप इतना खूबसूरत, लेकिन बेटी वाकई बहुत ज्यादा हसीन और जमील थी। वो ऐसा एक दौर था जहां रात 7 बजे से पहले पहले खाना खा लिया जाता और 7:30 तक सब अपने बिस्तर में सो जाते थे और सुबह सुबह बहुत जल्दी उठने का रिवाज था। अब हाजरा जवान हो चुकी थी। हाजरा की उम्र तकरीबन 17 साल के करीब होने वाली थी। अब उनको अंदाजा हुआ कि इतना जमा कर लिया है, एक बड़ा मकान वहीं पे फरोख्त हो रहा था। बशीर हुसैन ने जो जमा पूंजी जमा कर रखी थी इस नीयत से कि बेटी को ही एक मकान जहेज में दे दूंगा, एक और मकान खरीद लिया जो साइज में काफी बड़ा था, काफी सहन उसका खुला था।
लेकिन वो भी 2 कमरों पर मुश्तमिल था। अब ये उसी गली के अंदर ही बना हुआ मकान था, सो मिलने जुलने वाले जितने भी लोग थे अभी भी सब एक दूसरे से राब्ते में थे। उन्होंने अपना पुराना मकान बंद कर दिया था और नए मकान में शिफ्ट हो गए थे। वहीं पे एक दिन बशीर हुसैन अपने काम पे था। शमीम माई घर के काम काज कर रही थी कि उसने बेटी को आवाजें दी। काफी देर आवाजें देने पे भी जब बेटी की कोई आवाज नहीं आई तो उसको समझ ना आई कि बेटी कहां चली गई है बगैर बताए। तो वो अपने कामों में मसरूफ हो गई और जब शाम को उसको बेटी नजर आई तो उसने उससे पूछा, कहां थी, मैं तुम्हें ढूंढती रही। उसने कहा, मां मैं तो सोई हुई थी, आपने शायद मुझे देखा नहीं। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें हर जगह पे देख लिया, मुझे तो तुम कहीं सोई हुई नजर नहीं आई। उसने कहा, मां आपको भी पता नहीं क्या हो गया है, ये सराइकी इलाका है, सराइकी जुबान में ये बातें होती थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मां को फिर से बेटी की जरूरत पड़ी। उसने आवाजें दी, हाजरा ओ हाजरा, लेकिन हाजरा फिर से ना आई। तो मां उठी कि कहां है। देखा तो वाकई वो कमरा जो हाजरा के पास था, जहां हाजरा उठती बैठती सोती थी, वो अंदर से बंद था। मां ने कहा, ओ हाजरा बाहर आ, मेरा हाथ बटा, मैं इंतजार कर रही हूं। अब मां इंतजार करती रही, हाजरा जब नहीं आई तो मां फिर से गई, दरवाजा को पीटना शुरू कर दिया, जोर जोर से आवाजें दी, क्या हुआ है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही, कितनी देर हो गई है, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रही हूं। ओ नवाबजादी, ओ हाजरा। अंदर से कोई आवाज नहीं। मां ने जब और जोर जोर से दरवाजे को पीटा तो मां के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ है बेटी को, अगर वो सोई भी थी तो इतनी गहरी नींद भी नहीं सोती कि मैं दरवाजा खटखटा खटखटा के थक जाऊं और वो खोले ना। तो वो जोर जोर से हाथ मारे जा रही थी लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था। जब कुछ समझ ना आई तो परेशान सी हुई भागती हुई बाहर गई, हमसायों का दरवाजा पीटा। हमसायों ने कहा, क्या हुआ है। उनको कहा, जल्दी से आइए। 2-3 हमसाए जल्दी से, खवातीन जो उस वक्त घरों में थी वो भागती हुई अंदर आई तो कहा, देखो मेरी बेटी को क्या हो गया है, वो अंदर है और दरवाजा नहीं खोल रही। मुसलसल दरवाजे को पीटा जाने लगा लेकिन उसने दरवाजा ना खोला। अब और भी कुछ खवातीन जमा हो गई, दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था क्योंकि दीवारों से दीवारें मिली हुई थी। यूं जब मोहल्ले की काफी औरतें जमा हो गई, कुछ समझ ना आया तो तकरीबन दरवाजा पीटते हुए 1 घंटा हो गया था कि आवाज देने के लिए बच्चों को भेजा गया कि भाग के जाओ, मर्द को बुला के लाओ, दरवाजे को तोड़ा जाए। बच्चे भाग के गए किसी मर्दों को बुलाने के लिए, लेकिन इतनी देर में हाजरा ने दरवाजा खोल दिया और इस अंदाज में जैसे वो गहरी नींद से जागी और सबको इस तरह जमा देख के हैरान रहेगी कि क्या हुआ है, आप लोग सब क्यों जमा हैं। मां जिसके आंसू निकल रहे थे बोली, क्या हो गया है, इतनी देर से हम दरवाजा खटखटा खटखटा के थक गए हैं और तुम्हें आवाज ही नहीं आई। और मैं नहीं, ये सारे मोहल्ले वालियां दरवाजा खटखटा रही थी, तू ऐसी गहरी नींद सोई है कि तुझे होश ही नहीं। अरे मां क्या हो गया अगर मैं सो गई तो। मोहल्ले वालों ने भी कहा, शमीम को हौसला दिया कि शमीम माई सो गई थी, बच्ची है, गहरी नींद सो गई, क्या हो गया। खैर मामला एक आम सी बात थी और चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर से दरवाजा बंद किया हाजरा ने और सोने के लिए चली गई और मां बाहर से दरवाजा खटखटाती रह गई लेकिन बेटी ने दरवाजा नहीं खोला। मां को लगा फिर सोई होगी, मोहल्ले वालों को जगा लूं तो वो आएंगी, फिर मुझे कहेंगी कि देखो उस दिन भी सोई हुई थी, जाग ही जाएगी तो क्या हुआ। मां गाहे बगाए जाती, दरवाजा खटखटा के आ जाती, लेकिन हाजरा ने दरवाजा नहीं खोला, अपने टाइम पे खोला और उठ के आई और मां से कहा, मां मैं तो सो रही थी। अब मां फिक्रमंद हुई। पहले भी मां कुछ चीजें नोट कर रही थी लेकिन उसने इग्नोर किया था। अब उसको लगा कि ये कब से इतनी गहरी नींद सोनी शुरू हो गई। तो मोहल्ले वाली औरतों से भी ये बात की तो उन्होंने कहा, जवानी की नींद ऐसी ही गहरी होती है, परेशान मत हो। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो ऐसी बेफिक्री की नींद सोती हैं कि दरवाजा पीट डालो, दरवाजा जितना खटखटा डालो उनकी आंख नहीं खुलती, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। और इसी दिन दरवाजा बंद किए जब वो एक दिन अपने कमरे में थी और मां दरवाजा खटखटाने के लिए गई तो मां को अंदर से आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे बेटी किसी से बात कर रही हो और अंदर कोई मौजूद हो। मां चलती हुई जैसे ही दरवाजे के करीब गई, दरवाजे से कान लगाया तो आवाज बंद हो गई। मां काफी देर कान लगाकर खड़ी रही लेकिन अंदर से आवाज नहीं आ रही थी। मां को लगा तो क्या जो मैंने पहले आवाज सुनी है वो मेरा वहम था या वाकई कोई आवाज थी। मां ने
उस दरवाजे को छोड़ा और काम की तरफ चली गई। अभी माँ काम ही कर रही थी कि फिर से अंदर बोलने की आवाज़ आई। माँ को लगा मेरा वहम कैसे हो सकता है, मैं दरवाजे के साथ कान लगा के खड़ी होती हूँ तो कोई आवाज़ नहीं आती, जैसे ही दूर जाती हूँ बोलने की आवाज़ आती है। माँ दूसरी दफ़ा उसको क्लियर आवाज़ को सुन को चलती हुई दरवाजे के पास गई। जब कान लगाया तो अंदर से खामोशी थी। अब माँ 7-8 मिनट खड़ी रही कि अब बोलेगी अब बोलेगी अब बोलेगी, लेकिन बेटी नहीं बोली और माँ वापस आ गई दरवाजे से। दरवाज़ा खटखटाना फजूल था, बेटी ने खोलना नहीं था। अब माँ काम नहीं कर रही थी, इधर उधर फिर रही थी कि क्या मैं आवाज़ को सुन पाती हूँ। दूर जाती हूँ, आवाज़ कहाँ से आती है, बाहर से या अंदर कमरे से। और जैसे ही माँ दूर गई तो उसको अंदर से फिर से आवाज़ आई और उसने जब गौर किया तो वो आवाज़ कहीं और से नहीं, अंदर उसकी बेटी के कमरे से आ रही थी। माँ दूर खड़ी उस आवाज़ को सुन रही थी, समझ नहीं पा रही थी। बेटी का अंदाज ऐसे था जैसे वो किसी से बात करती हो और उसके बाद खामोश हो जाती हो। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन बेटी की आवाज़ को माँ क्लियर सुन सकती थी। अब माँ को लगा कि मुझे अंदर झांकना चाहिए, ये क्या माजरा है। उसी वक्त माँ चलती हुई इस अंदाज में गई कि दरवाजे के अंदर झांक कर देख सके। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की तो बाकायदा किसी ने पीछे से पकड़ के जैसे शमीम माई को उठाकर फेंक दिया हो। इतनी जोर से उसको पीछे से झटका सा लगा कि वो एक गिरी तो नहीं जमीन पे, लेकिन अच्छा खासा उसको झटका लगा और पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था। वो हैरान सी होगी, किसने मुझे पीछे से खींचा है, मुझे झटका क्यों लगा है। वो फिर से अंदर झांकने की कोशिश करने लगी और जैसे ही उसने अंदर झांकने की कोशिश की, इस दफा उसको पीछे कमीज से पकड़ के इतने जोर से खींचा गया कि पहली दफा तो उसको शायद वहम लगा था कि वैसे पांव फिसल गया होगा, वैसे झटका निकल गया होगा। इस दफा तो बकायदा उसको कमीज से पीछे पकड़ा गया और झटका मार के पीछे गिरा दिया गया। उसको चोट नहीं लगी, लेकिन वो गिर सी गई और वो डर गई, ये क्या हुआ है। और बेटी उसी तरह कमरे में मौजूद रही। माँ आज दरवाजे के सामने बैठी रही कि बेटी बाहर निकले, मैं देखूं कौन है अंदर। माँ डरी हुई थी और बेटी जब दरवाज़ा खोल के बाहर निकली तो अंदाज ऐसा था जैसे सोई हुई उठ के आ रही हो। माँ चुपके से अंदर कमरे में चली गई, पूरा कमरा छान मारा, अंदर कोई भी नहीं था। ये क्या माजरा है, मेरी बेटी किससे बातें करती है। और फिर माँ और बेटी एक दिन दोनों घर में काम काज में मसरूफ़ थी कि हाजरा बोली, ठीक है माँ, मेरा टाइम हो गया है सोने का, कमरे में जाने का, मैं चलती हूँ। माँ ने कन अखियों से बेटी को इस तरफ देखा कि कहाँ जा रही है और उसी वक्त घर के अंदर एक खुशबू फैल गई। ऐसी ज़बरदस्त खुशबू जो माँ ने उससे पहले कभी नहीं सूंघी थी। और वो खुशबू जैसे ही फैली, उसने देखा बेटी की आंखें खुद ब खुद ऐसी उस खुशबू को सूंघते हुए मदहोश सी हो रही हैं। जैसे ही बेटी को वो खुशबू उसके नाक के ज़रिए अंदर पहुंची, वो एक मदहोशी की सी कैफियत में सीधी चलती हुई कमरे में गई। दरवाज़ा माँ ने पहली दफ़ा देखा कि बेटी तो चलती हुई सीधी चली गई थी, तो अंदर कौन था जिसने पीछे से दरवाजा बंद किया। और मां पहली दफा बेइंतहा डर गई। अगर बेटी ही दरवाजा बंद करती थी तो वो जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुई थी वो वापस मुड़ती और दरवाजे की तरफ मुंह करके दरवाजे को बंद करती, जबकि मां ने क्लियर देखा था बेटी तो चलती हुई सीधी चली गई और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था। और जिस वक्त दरवाज़ा बंद हो रहा था, बेटी काफ़ी दूर फासले पर थी, चारपाई के करीब, और दरवाज़ा किसने बंद कर दिया था। अब माँ डर गई और माँ को याद आ गया कि मैंने झांकने की कोशिश की थी तो मुझे पकड़ के गिरा दिया गया था 2 दफ़ा, क्या मैं फिर से झांकने की कोशिश करूं। बेटी की अब भी दूर बैठी हुई माँ को क्लियर बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। माँ सुन पा रही थी आज बेटी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, आज तुमने देर लगा दी। और आगे से एक आवाज़ कानों में सुनाई दी, मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगता। वो जो पुराना घर था, उसका पीछे वाला कमरा था, वो मुझे ज़्यादा पसंद था। ये तो एक मर्दाना क्लियर आवाज़ थी। माँ चौंक सी गई, क्या पहले से कोई मर्द छुपा हुआ था या क्या था कमरे के अंदर। माँ फिर से उठी और फिर से
झांकने के लिए, देखने के लिए, पता करने के लिए माजरा क्या है। माँ जैसे ही कमरे के करीब गई तो आवाज़ें बंद हो गईं और उसी लम्हे फिर से किसी ने इतने जोर से धक्का दिया, एक हवा का झोंका इस अंदाज में। उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी मां, का रुख दरवाजे की तरफ था, मुंह वो दरवाजे की तरफ करके खड़ी थी और अंदर बंद दरवाजे से एक ऐसा हवा का जोरदार झोंका आया जिसने उसको उठा के पीछे पटक दिया और वो डर गई। तब उसको एहसास हुआ जैसे कोई एक नादीदा कुव्वत मौजूद है जिसने हवा के जरिए उसको दूर फेंका है कि दूर हटो, हमारी बातें सुनने की कोशिश मत करो। वो परेशान हो गई। बेटी तो शाम को उसी तरह जब बाहर निकली तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन आज वो अपने शौहर बशीर से बैठी बात कर रही थी कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। उसने जब अपने शौहर को सारी बात बताई तो शौहर ने कहा, हाँ पिछले घर में मुझे भी कुछ महसूस होता था, लेकिन मैं समझता था शायद ये मेरा वहम है, लेकिन तुम ये जो कुछ बता रही हो ये तो बहुत खौफनाक है। तुमने देखा था कमरे में कौन था? उसने कहा, कमरे में कोई भी नहीं था, ना ही पहले ना ही बेटी के निकलने के बाद। मैं अंदर सारा कमरा छान मारा मैंने, कोई भी नहीं है। बाप परेशान हो गया, क्या बेटी के साथ कोई जिन्नात का मामला है? बाप ने कहा, मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उनसे बात करता हूं, तावीज़ लेकर आता हूं। बाप जानने वाले थे, उनके पास गया, उनको बताया, उन्होंने कोई तावीज़ दे दिया। बेटी को तावीज़ घोल के पानी में पिलाना था, पानी में घोल के पिला दिया गया। बाकी जो चीज़ें उन्होंने कही थी वो सारी कर दी गई थी। उसके गले में भी तावीज़ डालने को कहा गया, उसके गले में भी उन्होंने तावीज़ डाल दिया, लेकिन उन्होंने देखा बेटी उसी तरह दरवाज़ा बंद करके अंदर बातें करती है। उसने शौहर को बताया कि वो तावीज़ कोई भी फ़ायदा नहीं दे सका, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी वो उसी तरह बातें करती है। एक रात शमीम अपने बिस्तर पर सोई थी, गर्मियों की रात थी। सारे तीनों मियाँ बीवी और उनकी बेटी हाजरा सहन में ही सो रहे थे कि शमीम की आंख खुली। उनके बाहर वाला मेन जो दरवाज़ा था घर का, धड़म की आवाज़ से खुल गया। शमीम जो अपनी चारपाई पे लेटी थी, एकदम से उसकी आंख खुल गई और उसने सामने की तरफ देखा, दरवाज़ा खुल चुका है। और दरवाज़ा खुलते ही उसने देखा अंदर कोई भी दाखिल नहीं हुआ और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। और उसी लम्हे उसने देखा उसकी बेटी अपनी चारपाई से उठकर बैठ गई और उसी वक्त वही तेज खुशबू जो पहले भी वो सूंघ चुकी थी पूरे घर के अंदर फैल गई और उसकी बेटी उठी और चलती हुई सीधी अंदर कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा फिर से बंद हो गया। उसने कहा, मैं उठूं और अपने शौहर को उठाने की कोशिश करूं। जैसे ही शमीम ने उठने की कोशिश की तो देखती है उसका जिस्म जकड़ा हुआ है, वो हिल भी नहीं पा रही, ऐसे जैसे उसके वजूद को किसी ने जकड़ कर रख दिया हो। ना वो बाजू हिला पा रही है, ना वो अपनी टांगें हिला पा रही है। ये क्या हो गया है मेरे साथ, मैं हिल क्यों नहीं पा रही, उसने सोचा। और उसी वक्त अपने शौहर को आवाज़ दी तो पता लगा आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकल पा रही, वो आवाज़ ही नहीं निकाल पा रही। वो कितने घंटे इसी कैफियत में लेटी रही, ना वो हिल पा रही थी, ना वो चीखें मार पा रही थी कि उसने देखा फिर से कमरे का दरवाज़ा खुला। अब इसकी बार उसने सिर्फ आवाज़ सुनी, वो उठ के देख भी नहीं सकती थी। दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलते ही फिर से खुशबू फैल गई। बेटी चलती हुई आई, अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और बाहर का दरवाज़ा खुला और फिर से बंद हो गया। जैसे ही बाहर का दरवाज़ा बंद हुआ, शमीम का जिस्म बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जिस वजूद को जकड़ रखा गया था वो बिल्कुल नॉर्मल था। वो जल्दी से उठी और अपने शौहर को जगाया। वो हड़बड़ा के उठ बैठा, क्या हुआ? उसने सारा माजरा बताया और उठ के उसने भी, बशीर ने बेटी की तरफ देखा तो बेटी बड़ी गहरी नींद सो रही थी। वो दोनों मियाँ बीवी अंदर कमरे में गए तो वाकई कमरे के अंदर बेइंतहा खुशबू फैली हुई थी। तब बशीर वापस अपनी चारपाई पे आके बैठा और अपनी बीवी से बोला, ये बचपन से ही बहुत हसीन और जमील थी, बहुत ही गोरा रंग, ऐसा कि पानी पिए तो गर्दन से पानी गुजरता हुआ भी नजर आए। तो मैं उसी वक्त डर गया था कि गरीबों के यहाँ ऐसा हीरा, ऐसी खूबसूरत बच्ची पैदा हो जाए तो दिल को तो धड़का लगा रहता है। वही हुआ जिसका डर था। ये खुशबू बताती है कि वो जिन ज़्यादा है। उस तावीज़ ने भी कोई फ़ायदा नहीं दिया, मैं कहीं और से कोशिश करता हूं। यहां तक कि हाजरा को लेकर वो एक और जगह पर गए।
वहाँ से भी इलाज करा के लाए, कोई फ़र्क ना पड़ा। एक दरबार पे भी लेके गए, वहाँ पे भी कोई फ़र्क ना पड़ा। यहाँ तक कि शमीम माई शदीद परेशान हो गई। शादी की उम्र हो रही थी और मामला ये था कि उसके साथ एक जिन ज़्यादा अटैच था। तभी उनके घर में हमसाई एक आई हुई थी, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और हाजरा अंदर चली गई। घर के अंदर खुशबू फैल गई। वो औरत परेशान होकर बोली, शमीम ये खुशबू कैसी है? और तुम्हारी बेटी अंदर गई है उसी खुशबू के साथ साथ। लेकिन मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो बड़ा अजीब था। उसने कहा, क्या देखा है? उसने कहा, तुम्हारी बेटी तो मेरे सामने ही चलती हुई सामने पड़ी चारपाई पे जाके बैठी है, जो कमरे के अंदर पड़ी हुई है। तो दरवाज़ा किसने बंद किया है? क्योंकि दरवाज़ा तुम्हारी बेटी ने बंद नहीं किया। कौन है तुम्हारी बेटी के साथ? तब शमीम ने वो बात बता दी कि जब पहली दफ़ा इस तरह दरवाज़ा बंद हुआ था, मैंने हमसायों को बुलाया था और उस वक्त से ये मामला शुरू है। इलाज करा चुके हैं, कई जगहों से तावीज़ ले चुके हैं। कोई जिन ज़्यादा है जिससे वो बातें करती है। मैंने अपने कानों से सुना है। जो हमारा पुराना घर था, उसके जो 2 कमरे बने हुए थे, उसके पीछे जो एक छोटा सा कमरा था जो हर वक्त तारीक रहता था, वहाँ पे वो रहता था। उसको अब भी वो बहुत पसंद है। वो इससे मिलने आता है, ये उसी से बातें करती है। वो औरत उस घर से तो गई, लेकिन जाते ही मोहल्ले में ये खबर चारों तरफ फैल गई कि शमीम की बेटी हाजरा के साथ कोई जिन ज़्यादा रहता है। अब हाजरा की सहेलियां भी थीं, मोहल्ले वाली भी थीं, तो सब आपस में बातें करने लगी, क्या वाकई हाँ वो हसीन तो है, बहुत हसीन और जमील तो है, लेकिन वाकई कोई जिन उस पर आशिक हो गया है। तो उसकी 2 सहेलियां आपस में मशवरा करने लगी, इससे हम आज सहेलियां सारी इकट्ठी होती हैं और इसको आजमाती हैं, वाकई इसके साथ कोई जिन है या ये झूठ बोलती है। 4-5 सहेलियां इकट्ठी हुई। आज घर में शमीम माई नहीं थी, हाजरा अकेली थी। वो सहेलियां उसके साथ बैठी बातें करती रही और उसके बाद उससे बोली, ए हाजरा, हमने सुना है कोई जिन है तेरे साथ, क्या ये बात सही है? उसने कहा, हाँ, एक वो बहुत खूबसूरत नौजवान है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो मुझ पे फिदा है, वो मेरा आशिक है, मेरा दीवाना है। उसकी वजूद से ऐसी खुशबू आती है कि मैं दीवानी हो जाती हूँ और मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। एक दोस्त बोली, अरे क्यों इस तरह की झूठी बातें करती है, कहाँ से जिन आ गया, कहाँ से ये आ गया? तो एकदम हाजरा बोली, तू मुझे झूठा समझ रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो एक और बोली, अच्छा चल ठीक है, तो एक काम कर, अगर तू सच्ची है, कोई वाकई जिन है तेरे साथ, तो क्या खिलाएगी? आज हमें खिला ना, कुछ तो खिला। क्या खाओगी? ये जुमला बोला था हाजरा ने, क्या खाओ थी? उसने कहा, कुछ ऐसी चीज खिलाओ जो हमने पहले कभी ना खाई हो। अपने जिनजादे को कहो ना कोई ऐसी चीज खिलाए जो खा के मजा भी आ जाए और हमारे गांव की ना हो। सुना है शहर के अंदर बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बड़ी मजेदार होती हैं, कुछ वो खिलाओ ना। अच्छा रुको, हाजरा ने यह कहा और चलती हुई कमरे के अंदर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। सहेलियां हंसना शुरू हो गई कि चलो आज इसका इम्तिहान लिया है, देखते हैं कैसी इम्तिहान में पास होती है। तकरीबन कोई 5-7 मिनट या 10 मिनट गुजरे होंगे कि वो जब दरवाजा खोल के बाहर आई तो उसके हाथ में एक ट्रे था, उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था। उसने ट्रे ला के उनके सामने रख दिया, कहती है ये लो खाओ। फिर एक लड़की ने उस कपड़े को जैसे उसके ऊपर से उठाया तो ये मिठाइयाँ थीं जो उनके गांव की हरगिज़ नहीं थीं, किसी शहर की जैसे मिठाई हों, और उन्होंने इस तरह की पहले मिठाई देखी भी नहीं थी। एक लड़की ने एक चीज़ उसमें से उठाई, उसने कहा हाँ इससे मिलती जुलती मैंने चीज़ देखी थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी, वो इससे चेंज थी, बाकी तो हमने कभी नहीं देखी। और वो लड़कियां उठा के खाना शुरू हो गईं। जैसे जैसे वो खाती गईं तो उनकी आंखें उबल कर बाहर आ गईं। इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार मिठाई उन्होंने आज से पहले उन्होंने नहीं खाई थी, और वो पूरी मिठाई चट कर गईं कि ये कैसे मुमकिन है। हाजरा तुम कहां से लेके आई हो? उसने कहा मैं नहीं लेके आई, तुमने कहा था ना कुछ ऐसी मिठाई ला कर दो जो पहले कभी ना खाई हो, यहां की ना हो। तो क्या ये यहां की थी? देखा नहीं, मेरा आशिक है, मेरा दीवाना है, मैंने उसे कहा और देखो वो मिठाई ले आया। वो लड़कियां तो वहां से चली गईं, लेकिन ये बात उन्होंने अपने अपने घरों को बता दी। तो वहां पे
कुछ खवातीन डर गईं और कुछ खवातीन ने फैसला किया हम भी आजमाती हैं। उसी गली की दो औरतें इकट्ठी हुईं और शमीम भी घर में थी। अगले दिन वो पहुंची और बोली, ए हाजरा बेटी, हम भी कोई फरमाइश करें? सुना है कोई जिन ज़्यादा है, जो फरमाइश करो वो पूरी कर देता है। क्या हम भी उससे कोई फरमाइश करें? वो असल में आजमाने आई थी कि क्या इसने मिठाई पहले से रखी हुई थी या उनको बेवकूफ़ बनाया है लड़कियों को। वो ये आजमाने के लिए आई थी। तो तभी उन्होंने कहा, क्या हम भी उससे कोई फरमाइश करें? हाँ ज़रूर फरमाइश करें। तो वो बोली, एक औरत जो पहले से ही सोच के आई हुई थी, जानती थी ये जामन का मौसम नहीं है, जामन अभी आने में 5-6 महीने देर थी। सवाल ही नहीं पैदा होता था कहीं से जामन मिल जाए, क्योंकि फ्रिजों का दौर तो था नहीं, बिजली ही नहीं थी वहाँ पे, कोई स्टोर कैसे करके रखता। ताज़ी चीज़ आती थी, ताज़ी खाई जाती थी। हफ्ता भी कोई मुश्किल से कोई संभाल ले तो बड़ी बात है, जिसके मौसम को गए हुए 5-6 महीने हो गए थे वो कहाँ से मिलते। उन्हें जब जामन की फरमाइश की तो हाजरा उन दोनों को देख के मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी फरमाइश, रुको अभी लेकर आती हूँ। हाजरा चलती हुई गई, कमरे के अंदर दाखिल हुई, अपने दरवाजे को बंद कर लिया और उसी तरह 5-7 मिनट के बाद जब बाहर आई तो उसके हाथ में मट्टी की एक छोटी सी, वो उनके एक बर्तन सा था, वो था और उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था, मट्टी सी, देजकी सी कह लीजिए। वो देजकी लेके आई, उनको कहा, ये लो फिर खाला तुम्हारी फरमाइश। जब उन्होंने कपड़ा आगे से हटाया तो इतने ज़बरदस्त काले स्याह बड़े बड़े, जैसे अभी किसी दरख्त से ताज़े ताज़े कोई तोड़ के लाया हो। जब मार्केट में बिकने के लिए आते हैं ना जामन भी, 2 दिन 3 दिन पुराने भी हो जाएं तो पता लग जाता है यार 2 दिन 3 दिन पुराने हैं, और बड़े बड़े बेहतरीन इंतहाई मीठे किसी दरख्त से ताज़े तोड़ के लाएं, क्योंकि उस देजकी के अंदर कुछ पत्ते भी, कुछ टहनियाँ भी इस तरह पड़ी थीं जैसे जल्दी में किसी ने तोड़े हों, मोटे मोटे काले स्याह बड़े बड़े, और उनकी टहनियाँ और पत्ते भी अंदर टूटे पड़े थे, जो इस बात का 100% इजहार था कि ताज़ी टूटी हुई ये टहनियाँ हैं। जैसे रस सा निकलता है टहनी के अंदर से, वो रस भी था उनके अंदर, लिक्विड सा निकलता होता है। और उन्होंने जब उन जामुन को खा के देखा तो वो दोनों इतनी शदीद हैरान हुई कि इस तरह के मीठे जामुन तो हमने कभी खाए ही नहीं है। वो भी वहीं बैठी और उसके बाद चली गई। अब ये बात और फैल गई। बशीर साहब को सब इस निगाह से देखना शुरू हो गए थे कि बशीर साहब की बेटी के साथ एक जिन आशिक है और जो फरमाइश करो वो पूरी कर देता है। एक इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा कि वो ऐसा दीवाना हुआ है उनकी बेटी पे कि क्या ही कहने। इसी तरह कुछ और औरतें आईं, उन्होंने आके शहतूत की फरमाइश की, जिसका मौसम ही नहीं था। उसने शहतूत खिलाए। किसी ने बेर मिलते थे, बेरों की फरमाइश की, उसने बेर ला के दिए। और वहीं एक दिन एक खातून रोती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। शमीम आई, उसको देख के परेशान हो गई और बोला, क्या हुआ है? उसने कहा है, मैंने बेटी के लिए जो जेवर बनाया था वो जेवर चोरी हो गया है। मैंने अपने शोहर को भी नहीं बताया, बेटी को भी नहीं बताया, घर वालों को नहीं बताया। बताया तो कयामत आ जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं रोती हुई भाग के आई हूं। मुझे एक सहारा नजर आया है, हाजरा बेटी, मेरी हाजरा बेटी मेरी मदद कर सकती है। हाजरा बेटी उसके आगे हाथ जोड़ना शुरू हो गई, उसके पाँव पे हाथ रखना शुरू हो गई कि मेरी बेटी मेरी मदद कर, देख मेरी बच्ची का जेवर कहाँ है, हम लुट जाएंगे, गरीब लोग हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे। हाजरा ने कहा, रुको आंटी, मैं अभी बताती हूँ। वो उसी तरह उठ के गई, कमरे के अंदर रही, कुछ देर वापस आई और बोली, परेशान मत हो, जिसने भी चुराया है उसको सज़ा भी मिल जाएगी, लेकिन कुछ अरसे बाद तुम्हारा जेवर उसी जगह पे मौजूद होगा जहाँ से उठाया गया है। अगले ही दिन वो औरत काफ़ी मिठाई और काफ़ी शुक्रिया के तौर पे काफ़ी चीज़ें लेके आई, यहाँ तक कि बाकायदा नया सूट और कपड़े वगैरह लेके आई। ये मेरी हाजरा बेटी के लिए, जिसने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया कि वहीं पे वापस ज्वेलरी मिल गई है जहाँ पे रखी हुई थी। और वो नामुमकिन था मिलना, क्योंकि उससे पहले वो अच्छी तरीके छान मारा था उस औरत ने। वो जो एक सूट के ट्रंक टाइप होते थे उसमें छुपा के रखा था, जिसका ताला भी टूटा हुआ था। उसने देख लिया था कि कोई चुरा चुका है, वापस रख दिया गया था। जहां
कुछ लोगों के काम भी हो गए थे, लड़कियां उससे मजाक भी करती, वो एक नॉर्मल रहती, कभी उसने हाजिरी उसके ऊपर हो गई है और उसकी अजीब सी हालत हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वो जो भी था वो उसके साथ रहता था। तो एक दिन माँ के साथ वो बैठी थी, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, सिर्फ होता यही था वो कमरे में चली जाती थी और कमरा बंद कर लेती थी, या वो रात को आता था, जो गली में मशहूर हो चुका था, शमीम माई ने खुद ही बता दिया था कि वो रात को आता है और उसके साथ कमरे में रहता है, या कभी अब दिन को भी आता था। जो पहले ज़्यादा दिन को आता था अब रातों को आना शुरू हो गया था। जहाँ पे माँ फ़ख्र से कहती उसकी बेटी के साथ तो एक आशिक जिन है, कई घर में भी खाने की चीज़ें आती, बेटी बहुत कुछ घर में भी खिलाती। तो माँ ने एक दिन उससे बैठे हुए पूछा, बेटी ये जो आता है तेरे पास जिसकी खुशबू फैल जाती है, इसका नाम क्या है? तो उसने कहा, माँ उसका नाम अहमर है। अहमर? हाँ, उसका नाम अहमर है। उसने अपना नाम अहमर बताया है। लेकिन माँ ये नाम किसी को बताना मत। उसने सख्ती से मना किया है। उसने मुझे कहा था किसी को मत बताना, आप मेरी माँ हैं, आपने मुझसे पूछा है, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये मत किसी को बताना वरना वो नुकसान पहुंचाएगा। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही माँ बैठी औरतों के साथ बातें कर रही थी, उनके घर गई हुई थी, और उन्हीं औरतों ने बातों बातों में पूछा कि वो जो जिन है, ये है, वो है, नाम क्या है उसका? तो उसी वक्त शमीम माई को याद आया कि उसने नाम अहमर बताया था, और वो बोली, हाँ उसका नाम है अ, अ, उसका गला फंस सा गया, जैसे उसको खांसी आना शुरू हो गई और वो ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू हो गई। एक औरत उठी, जल्दी से पानी भर के लाई, उसको पानी दिया, थोड़ी देर के अंदर उसका गला बेहतर हुआ, और उसने फिर से जब बताने की कोशिश की तो फिर उसके गले के अंदर खराश सी आ गई और फिर से वो खांचना शुरू हो गई। तभी उसको अंदाज़ा हुआ, बेटी ने कहा था नाम मत बताना माँ, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, और वो डर सी गई और बोली, नहीं मुझे याद नहीं है, उसने कुछ बताया था, अजीब सा नाम है, और वह छुपा गई और डर गई कि उसका नाम नहीं बताना। जहां हाजी बशीर की भी सब बेइंतहा इज्जत करते थे कि जी आप बड़े बख्त वाले हैं, किस्मत वाले हैं, किसी का मसला होता है आपकी बेटी हल कर देती है, वहाँ माँ भी फ़ख्र में भी थी, लोग गली वाले ज़्यादा इज्जत करना शुरू हो गए थे, ज़्यादा इनके घर में खाने पीने की चीज़ें देते, कोई मसला मसाइल होता तो उनको पता था हम हाजरा के पास चले जाएंगे और हाजरा ये मसला हल कर देगी। जहाँ उनकी इज्जत मियाँ बीवी की, बशीर की और शमीम की बढ़ गई थी, वहीं पे एक दिन बैठे हुए बशीर ने कहा, 21 साल की हो गई है हमारी हाजरा, तुमने एक बात गौर नहीं की, मोहल्ले वाले की बेटियों की शादियां होती जा रही हैं, 16-16 साल की जो लड़की थी उनके भी रिश्ते तय हो गए हैं, हमारी हाजरा तो इतनी बड़ी होगी हमें ख्याल ही ना आया। हम इस खुशफहमी में मुब्तला रहे कि हमारी हाजरा बेटी सबके काम करती है, लेकिन तुमने ये कभी नहीं सोचा, तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि उसकी शादी की उम्र गुजर रही है, 21 साल उम्र हो चुकी है, मजीद 3-4 साल बाद फिर तो कोई रिश्ता भी नहीं लेगा। उस वक्त गांव में 24 साल की लड़की को बहुत बड़ी उम्र की लड़की समझा जाता था, अब तो 23 साल नॉर्मल समझा जाता है। ये 24-25 की होगी तो कौन रिश्ता लेगा? हमें तो इसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। अब हाजी बशीर साहब से जो भी मिलता और हाजरा की तारीफ़ें करता तो हाजी बशीर आगे से तरीके से कहते, हाँ खुदा का बहुत बहुत शुक्र है, लेकिन बेटियां, एक बाप के ऊपर तो फ़र्ज़ होता है अदायगी कि बेटियों को रुखसत करे। गांव की बाकी लड़कियां, उस वक्त डोली का रिवाज होता था, वो कहती हैं लकड़ी की एक बनी हुई डोली होती थी, बहुत कम लोग डोली को जानते होंगे, पुराने लोग तो जानते हैं। उस डोली के अंदर दुल्हन बैठती थी और उसके पीछे, आगे भी पीछे भी लोग उस डोली को कंधों से उठाते थे और डोली में बैठ के दुल्हन जाती थी। जैसे राजा महाराजाओं के दौर में जो महारानी होती थी, उसको भी मुलाजिम जो होते थे, एक डोली टाइप बनी होती थी, उसके अंदर महारानी बैठती थी, और वो मूवीज़ में लोगों ने देखा होगा, इस तरह की डोली होती थी। तो बशीर बोले, लोगों की बेटियां 16-17 साल की उम्र में डोलियां चढ़ गई हैं और हमारी बेटी अभी तक इसी तरह है। वो लोगों से तरीके से जिक्र करता, हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बस अब मैं इंतज़ार में हूँ कहीं से रिश्ता आ जाए तो बेटी को डोली में रुखसत कर सकूँ, फ़र्ज़ भी तो निभाना है। वो यूँ तो नहीं कह सकते थे किसी को कि मेरी बेटी का रिश्ता लो, लेकिन सुनाते कि भाई फ़र्ज़ भी अदा करना है, बस कोई भी रिश्ता आ जाए तो मैं सोच रहा हूँ उसके हाथ पीले कर दूँ, वो सबको कहते। लेकिन जहाँ उस लड़की हाजरा को सब काम करवाते थे,
उनको तारीफ़ें करते थे। शादी के लिए कोई भी तैयार नहीं था कि अपने बेटे की शादी कैसे उस लड़की से कर दें जिसके साथ एक जिन ज़्यादा है। अब माँ बाप की भी परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन हाजरा बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे कोई शादी की कोई ख्वाहिश नहीं थी, वो बहुत खुश थी। उसके पास बेइंतहा खाने पीने की चीज़ें होती, यहाँ तक कि मोहल्ले वाले भी इतने उसको नए कपड़े दे जाते थे, अपना काम कराते और उसके बदले कपड़े दे जाते थे। और माँ को भी नहीं पता था कि ये कपड़े जो उसने पहने हैं कोई मोहल्ले वाले दे के गए हैं या वो जिन ज़्यादा उसको ला कर देता है, क्योंकि वो जिन ज़्यादा उसको कई चीज़ें ला कर दे रहा था। तभी उसकी सहेलियाँ उसे कहती, जितना तू हसीनो जमील है वो तो पहले ही पता था कि कोई जिन ही तुझ पे आशिक होगा। इतनी हसीनो जमील लड़की पे भी जिन नहीं आशिक होगा तो किस पे होगा। और वाकई जिन उस पे आशिक था, लेकिन अब रिश्ता कहीं से नहीं आ रहा था। दोनों मियाँ बीवी परेशान थे। और तभी शमीम माई को एहसास हुआ कि अगर वो रात को आता था और आके कमरे में चला जाता था तो ये मैंने बात क्यों बताई। वो अपना सर पीटने बैठ गई। अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि थोड़ी बहुती बात अगर थी तो ठीक था, मैंने तो खुल के बता दिया कि वो रात को आता है, अंदर कमरे में जाता है, ये है वो है, सारा कुछ बता दिया। मैंने तो खुद बेड़ा गर्क किया है अपनी बेटी का, ये सारी बातें फैला दी हैं। काश ये मैं बातें ना फैलाती तो आज मेरी बेटी की शादी हो चुकी होती। लेकिन अब वो करती तो क्या करती, जब कहीं से भी कोई रिश्ता ना आया। दोनों बहुत परेशान थे। हाजरा बिल्कुल फ्रेश, बल्कि दिन ब दिन और वो निखरती जा रही थी, दिन ब दिन वो और खूबसूरत होती जा रही थी। वहीं पे एक दिन उनके दूर के एक रिश्तेदार थे, वो उनके घर लाए। ये रात का टाइम था, खाना वगैरह वो खा चुके, सर्दियों की रात थी, लालटेन जल रहे थे और सर्दी की वजह से कमरे में चूल्हे के अंदर कोयले जल रहे थे, दहकते हुए कोयले। आग जलाई गई थी, लकड़ियां जलाई गई थी, अब वो आग सुलग चुकी थी, दहकते हुए कोयले बन गए थे। और वो चारपाइयां डाले, दूर के रिश्तेदार, उनकी बीवी, मियाँ बीवी जो थे वो वहीं पे बैठे आग सेंक रहे थे और बातें होना शुरू हो गईं। ऐसे बातें होते होते हाजरा भी वहीं पे बैठी थी। उसने जो सर पे दुपट्टा पहन रखा था, दुपट्टा तो इस तरह का बना होता है, हल्का सा भी उसको आग टच हो या करीब भी जाए तो वो तो जल जाता है। उसी वक्त उसका दुपट्टा सर से गिरा, सीधा उसी चूल्हे के अंदर जा गिरा। जैसे ही उस चूल्हे के अंदर गया तो उस दहकते हुए कोयलों ने उसके दुपट्टे को आग लगा देनी थी, लेकिन मां ने जल्दी से हाथ आगे किया और जब दुपट्टे को जलते हुए दहकते हुए कोयलों में से बाहर निकाला तो वो रत्ती बराबर भी नहीं जला था, बिल्कुल वैसे का वैसा था। तो वो शख्स जो उनका रिश्तेदार था, खालू कह लीजिए, वो बोले, अरे ये कैसे बच गया, ये कैसे नहीं जला। तो उसका बाप बोला, बस क्या बताएं जी, जिन्नात हैं वो ऐसा करते हैं। क्या जिन्नात? अरे मियाँ ये क्या बात कर रहे हो जिन्नात की, मैं समझा नहीं। दाढ़ी वाले थे वो, बड़े नेक से थे। तो खालू ने कहा, मुझे भी तो बताओ क्या जिन्नात की बात की है। तो उन्होंने कहा, बस हमारी जो बेटी है उसके साथ कुछ इस तरह का जिन्नात का ही मामला है। अरे भाई तुम आज के दौर में जिन्नात पे यकीन करते हो? अगर होते हैं जिन्नात तो दूर कहीं होते हैं, इंसानों में थोड़ा होते हैं। और अगर दुपट्टा गिरा, मे भी उस जगह पे नहीं गिरा या नहीं चला और तुम उसको जिन्नात से जोड़ रहे हो। तो माँ ने बताना शुरू किया, नहीं खालू आप समझ नहीं रहे, वाकई इस तरह जिन का मामला है, वो ये करता है, वो ये करता है। वो बातें बताना शुरू हो गए और खालू जो बातें सुनते जा रहे थे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी। और जब पूरी बात सुना चुके तो ज़ोर ज़ोर से कहका लगाना शुरू हो गए। कहते भाई तुम लोगों ने सही आज मज़ेदार कहानी सुनाई है, मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ कि कैसी जिन्नात की कहानी सुनाई है। क्या हो गया है आप लोगों को? कौन से जिन्नात, कहाँ से जाए जिन्नात, ये क्या बातें कर रहे हो आप लोग? वो बोले, खालू आपको यकीन नहीं आया? उन्होंने कहा, मैं तो इन बातों पे यकीन नहीं करता, बेटी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारी बेटी माना खुदा ने उसको हुस्न दिया है, लेकिन लगता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उम्र हो गई है शादी की और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो ऐसी हालत में बच्चियों के साथ ऐसे हो जाता है, उनकी दिमागी हालत ऐसी हो जाती है।
अगर मान लेते हैं, फ़र्ज़ करें कोई पीर को दिखा देते हैं, जिन भी है, तो किसी अल्लाह वाले को दिखाते, वो ठीक कर देता। उन्होंने कहा खालू हमने कई अल्लाह वालों को दिखाया, नहीं ठीक हुआ। उन्होंने कहा इसलिए ठीक नहीं हुआ, जिन होता तो ठीक होता, वरना अल्लाह वाले ठीक कर देते हैं। क्या फ़लाँ दरबार पे लेके गए हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल लेके गए हैं, वहाँ से तवीज़ भी लेके आए। तो कहते हैं अगर उस दरबार से भी आराम नहीं आया तो इसका मतलब है कोई जिन नहीं है, फिर किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, इसको दिमागी बीमारी है। इसी तरह की बातें होती रहीं। उन्होंने कहा जी हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो शादी की वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं। खालू ने कहा मैं कह तो देता शादी के लिए, मेरा बेटा तो है, लेकिन तुम जानते हो वो आवारा है, उसकी भी उम्र शादी से ज़्यादा हो चुकी है, वो मेरी सुनता कहाँ है। मैं तो कहूँगा रिश्ता मांगूंगा, तुम लोग तो इनकार कर दोगे, वरना अगर मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगूँ क्या दोगे मुझे? ये बच्चियों की जब शादी हो जाती है ना, जिनकी उम्र बड़ी हो रही हो और शादी ना हो, जब उनकी शादी हो जाती है तो सारे जिन उतर जाते हैं। कई बच्चियां ऐसी थीं जो ओवर एज हो रही थीं और उन पे जिन आ गए। जब उनकी शादी हुई तो खुद ब खुद जिन ठीक हो गए। इसकी भी शादी करो, इसका जिन अगले ही दिन ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा खालू कहाँ से करें, रिश्ता कोई आए तो फिर तो छोड़ो, मेरे बेटे के लिए रिश्ता, मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगता हूँ, हाँ करो, ठीक हो जाएगा, उसकी भी आदत ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगा। अब दोनों मियाँ बीवी उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे, जानते थे उसका बेटा जो है वो ठीक नहीं है। खुद अपने बाप भी इज़हार कर रहा था कि उसकी आदत ठीक नहीं है, लेकिन रिश्ता मिल भी तो नहीं रहा था, मिलना भी तो नहीं था। उन्होंने भी हाँ कर दी कि ठीक है, फिर ऐसा है तो हम बात को तय करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, 2 दिन बाद हम जा रहे हैं, घर जाके वहाँ पे आपको इत्तला भिजवा देंगे, उसके बाद हम शादी की तैयारियां करेंगे और तारीख रखते हैं। अगले ही दिन माँ को बेटी ने क्लियर कह दिया, माँ मेरी शादी की बात कर रहे हो? मैं उस वक्त तो चुप रही, नहीं बोली, बस एक बात याद रखना, मुझे पैगाम मिल गया है कि अगर मेरी शादी आप लोगों ने की तो उसी दिन मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझे क्लियर कह दिया है कि अपने माँ बाप को कह देना, मेरा पैगाम दे देना, अहमर का पैगाम, कि अगर तुम लोगों ने इसकी शादी करने की कोशिश की तो मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा, इसका वजूद भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास, इसका मैं वजूद भी साथ ले जाऊंगा। माँ ने कहा अच्छा ठीक है, देख लेंगे। अब माँ कैसे चाहती कि बेटी की शादी ना हो। यूं उधर वो लोग मियाँ बीवी घर पहुंचे। बेटे को, जो एक आवारा इस किस्म का ओवर एज हो चुका था, शक्ल का काला स्याह था, कोई भी उसको बेटी देने को तैयार इसलिए नहीं होता था, उसकी आदतें, उसका उठना बैठना, सिगरेट पीना, इस तरह की हरकतें थी कि सब कहते थे हमें अपनी बेटी को इसके मत्थे नहीं मारना। और जब बाप ने उसको बताया कि तेरे लिए रिश्ते का बंदोबस्त हो गया है तो वो बेइंतहा खुश हो गया। उसको तो पता था मुझे रिश्ता देना किसी ने नहीं है। तो आपस में तय किया घर वालों ने कि कल उनको इत्तला पहुंचाते हैं, ये फ़लाँ तारीख जो है ठीक रहेगी और ये सारा हम करते हैं। सारा कुछ तय कर लिया गया और सुबह मियाँ बीवी ने जो फैसला किया था कि सुबह उठते ही वो जाएंगे खालू और उनको बताएंगे कि ये तारीख है और ये दिन है और इस तरह शादी करनी है। रात को जैसे ही खालू कहते हैं वो सोए हैं अपने बिस्तर पे, रूटीन पे, जिस तरह 8 बजे 7:30 बजे लोग सो जाते थे, वो भी सो गए हैं। रात के कोई 12 बजे का टाइम था कि उनकी आंख खुली। उनकी जैसे ही आंख खुली उन्होंने देखा कि उनका दरवाजा बाहर से कोई नॉक कर रहा है। इस वक्त रात को कौन आया है, रात के 12 बजे जो दरवाजा नॉक कर रहा है, और इतने जोर जोर से दरवाजा नॉक हो रहा था कि हैरान थे कि घर में बेटा बीवी जितने भी घर वाले हैं कोई नहीं जाग रहा, किसी की आंख नहीं खुल रही। और उसी वक्त वो खुद उठने लगे कि मैं उठ के दरवाजा खोलूं, देखो कोई उठ ही नहीं रहा, कि उन्होंने देखा कि उनका जिस्म चारपाई के साथ जकड़ा जा चुका है। टांगे उनकी ऐसी अकड़ी हुई थी कि वो टांगों को हिला तक नहीं पा रहे थे, हिलाते थे तो एक दर्द की टीस से निकल जाती थी, और बाजू को हिलाते थे तो अकड़े हुए थे, जैसे अकड़ गए हों। मरने के बाद जैसे बाजू अकड़ जाते हैं, हिल तक नहीं सकते, तो उनके बाजू ऐसे थे, वो हिला भी नहीं पा रहे थे। उंगलियों को हल्की सी जुम्बश देने की कोशिश की तो उनकी चीख निकल गई और वो जोर जोर से चीखना शुरू हो गए। बेटे बीवी घर वालों को आवाज़ें देना शुरू हो गए, लेकिन कोई उनकी आवाज़ें नहीं सुन रहा था। वो चीखते रहे, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, और दरवाज़ा मुसलसल खटखटाया जा रहा था कि दरवाज़ा ठा करके खुल गया और अंदर एक
खुशबू सी फैल गई। उन्होंने ये सारी बात सुन रखी थी, उनको बताया था शमीम ने और उसके शोहर बशीर ने, कैसे दरवाज़ा खुलता है खुशबू सी फैल जाती है। ऐसे ही खुशबू सी फैल गई और वो खुशबू उनके इतने करीब आ गई जैसे वो तेज़ खुशबू बिल्कुल उनके पास हो। और जैसे ही वो तेज़ खुशबू उनके पास आई तो उनका वजूद जो जकड़ा हुआ सा था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और उसी लम्हे उनको लगा कोई उनके सीने के ऊपर चढ़ गया हो। अब उनका अकड़ा हुआ जिस्म नॉर्मल हो गया था, हाथ पांव को हिला पा रहे थे, लेकिन सीने के ऊपर कोई इस तरह चढ़ गया कि उनके सीने पे इतना बोझ आ गया, उनको लगा उनकी जान निकल जाएगी। उनका सांस बंद हो रहा था और वो तड़प रहे थे, ना आवाज़ निकाल पा रहे थे, ना मदद के लिए किसी को पुकार रहे थे। वो तड़पे जा रहे थे, उनके सीने पे बोझ था और उनके कान में एक सरगोशी की गई। उस सरगोशी में एक मर्दाना सी नौजवान सी आवाज़ थी जिसने बिल्कुल एक कान के करीब, जैसे कोई मच्छर आवाज़ पैदा करता है, टां 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 करता है, उसी तरह की एक बिल्कुल आवाज़ कान के करीब। इतनी बारीक थी, वो बताते हैं इतनी बारीक, इंतहाई बारीक सी आवाज़ थी, लेकिन क्लियर समझ आया किसने कहा, शादी का सोचना भी मत, वरना तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मैं मार दूंगा। और उसके बाद झटका लगा उनके वजूद को, एकदम से ऐसे लगा जैसे नींद में थे और जाग से गए हों। परेशान से हो गए कि ये क्या था मेरे साथ, क्या मैं नींद में था, क्या ये मैं ख्वाब देख रहा था। वो ऐसी दिमागी कैफियत कर दी गई जैसे वो ख्वाब में चले गए थे, लेकिन वो हकीकत में उनके साथ हुआ था। उनको लगा शायद ये ख्वाब था, ये क्या था। खैर वो कुछ देर जागते रहे, उसके बाद सो गए। सुबह उठे और बीवी से कहा कि तैयारी करो, वो जाना है उनके घर उनको बताने के लिए। बीवी ने नाश्ता आके रखा सामने, तो प्याला होता है जिसके अंदर चाय थी, जैसे ही प्याले को उठाया प्याला तड़क करके टूट गया। और जैसे ही प्याला तड़क करके टूटा तो एकदम से घबरा गए। तो बीवी ने उस वक्त पूछा क्या हुआ है, घर में पूरे खुशबू फैली हुई है, रात से मैं परेशान हूं, ये क्या हुआ है, कैसे प्याला टूट गया है। कहते हैं खुशबू, तुम्हें कैसे पता खुशबू का। कहती है मैं सुबह उठी हूं तो खुशबू है पूरे घर में। बेटे ने भी कहा मां ये खुशबू कहां से आ रही है। तो वो एकदम बीवी को सारा ख्वाब सुनाना शुरू हो गया। तो बीवी डर गई, कहती है रुकें, जब कान में आपको क्लियर कह दिया गया फिर भी आप उसको वहम समझ रहे हैं, इस तरह की खुशबू थी ना, इस तरह की। कहते हैं हाँ इस तरह की खुशबू थी। उसने कहा नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमें यह रिश्ता नहीं करना, आप उनको इनकार कर दीजिए। और उसी वक्त उनके दरवाजे पे दस्तक हुई। उनके एक दोस्त थे, मिलने के लिए उनसे आए थे किसी काम की सूरत में। वो उठ के बाहर गए तो उनसे मिलने के लिए आए थे, उनको घर लेके आ गए, बिठाया, सब खैरियत है, हाल अवाल, वो किसी काम के सिलसिले में आए थे। और कहा आप खैर है, परेशान नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने वो सारा वाक़या उनको सुना दिया कि एक दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं हमारे दूर के, शादी का सोच रहे थे, उनकी बेटी बहुत खूबसूरत है। मतलब पूरी बात नहीं बताई, यहाँ तक बताया कि उनकी बेटी बहुत खूबसूरत है और वो शादी करने के लिए परेशान हैं। तो आप मेरे ज़िम्मे जो रिश्ते का ये कहने के लिए आए हैं, अगर मैं आपके बेटे की शादी उससे करवा दूँ तो आपका बेटा वैसे भी हाफिज़ कुरान है, दीनदार आप लोग हैं, वो बच्ची आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उन्होंने कहा तो नेक काम में देर कैसी। यूं उन्होंने अपने बेटे का ख़त्म करा के मामला तय करा दिया इनकी शादी का। अब बेटी ने कई दफ़ा माँ से कहा माँ मत कर ऐसा, मेरी शादी मत कर वरना बहुत गलत हो जाएगा, तू मुझे अपने हाथों से मारना चाह रही है। तो माँ ने कहा तो क्या करूं, बेटी को सारी ज़िंदगी घर पे बिठाऊं, ये कह के कि उसके साथ एक जिन रहता है इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर रही। कौन से माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों की शादी नहीं करती। मुझे भी अपने इस फ़र्ज़ को अदा करना है। मरने से पहले तेरा बाप और मैं इस बोझ के साथ मरेंगे कि बेटी एक ही थी और उसकी हम शादी भी नहीं कर सके। खुदा का वास्ता है, ये देख मेरे हाथ जुड़े हैं। माँ ने उसको जैसे कैसे हाथ जोड़े, रोई, जो कुछ किया। उधर वो एक दूर के लोग थे, वो किसी जिन वाली बात को नहीं जानते थे। और जब आए, रिश्ते की बात हुई, लड़की को देखा गया तो मामला तय हो गया कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। तारीख रख दी गई और सारा कुछ तय कर दिया गया। जिस खालू ने रिश्ता करवाया था उन्होंने भी बता दिया कि हल्की सी बात ऐसे किसने उड़ाई हुई है कि लड़की के साथ कोई जिन है। वो जिन नहीं है, बच्ची को आपने देख ली है, 21 साल उम्र हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई। और जब बच्चियों की शादी ना हो तो वो दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं, दिमागी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे बंदा बीमार हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसी बातों से कोई नहीं है, हमारा बेटा हाफिज़ कुरान है, हम खुद कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, इल्म दीन वाले लोग हैं, जिन मामलात इसको हम संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं। बच्ची बहुत अच्छी है, हमें पसंद है, और सबसे बड़ी बात हमारे बेटे को बहुत पसंद है। हुआ ये था कि जब वो रिश्ते के लिए गए थे
तो बेटे ने भी कहा था माँ को कायल करके कि मुझे भी दूर से उसको देखना है। देहात में दिखाया नहीं जाता, लेकिन उसने देख लिया था तो वो बाज़िद था कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। वो थी ही हसीन व जमील। अब वो टाइम आ पहुंचा जब निकाह पढ़ाया जा रहा था। लड़के से पूछा गया कबूल है, कबूल है। उसने 3 दफ़ा कबूल है। जब लड़की से कहा गया तो लड़की आगे से चुप रही। अब मौलवी सब पूछ रहे, चुप रही। तो वहीं से माँ ने एक लड़की को जो इसी काम के लिए बिठाया हुआ था पीछे से, उसके दुपट्टा एक डाला होता है और दुपट्टे से उसने कहना होता है, उसने उसके दुपट्टे के अंदर सर किया और आहिस्ता से कह दिया कबूल है। तो सब मुबारकबाद देना शुरू हो गए, लो जी आवाज़ आ गई कबूल है, कबूल है। और यूं रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया। बहुत ज़्यादा रुखसती के लिए तो उस दौर में कोई इतना वो होता नहीं था, सादगी से निकाह होते थे, खास सादगी से रुखसती होती थी। यूं सादगी से डोली बैठ के हाजरा अपने शौहर के घर पहुंच गई। एक शादी वाला घर था, कमरे को सजाया गया था, पूरा कमरा सजा हुआ था। शौहर जब रात को अकेला उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो दुल्हन बनी हाजरा उस जगह पे बैठी थी जहां पे उसका रो रो के बुरा हाल था। उसका पूरा शादी के रास्ते में रोते रहना, सब यही समझे बेटी जब माँ बाप से जुदा होती है तो हमेशा रोती है, तो उसके रोने को यही मतलब समझा गया कि बेटी माँ बाप से जुदा हो रही है तो रो रही है। कोई ना जान सका सिवाय माँ और बाप के कि बेटी किसी और बात पे रो रही है। अभी भी वो बिस्तर पे बैठी रो रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ, बड़े प्यार से उसने सलाम किया, वो रोती रही। उसने उसका घूंघट उठाया तो रो रो के उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। उसने उसे कहा अब तो मेरे निकाह में आ चुकी हो, मेरी बीवी हो। मुझे पता है माँ बाप के बिछड़ने का एक दुख होता है, गम होता है जो तुम्हें भी है, लेकिन आज हमारी शादी की पहली रात है। वो बातें जो प्यार भरी बातें होती हैं सुहाग रात की, वो सारी उसने बातें की और वो चुप करके रोती रही। और वो जैसे ही उसके करीब हुआ लिपटने के लिए कि उसको गले लगा सके, जैसे ही उसने लिपटने के लिए अपनी बाहें हाजरा के गले में डाली तो उसी वक्त उस लड़के को महसूस हुआ जैसे किसी इंतहाई मोटे तगड़े सांप ने उसके कमर के इर्द गिर्द इस तरह जकड़ लिया हो, जैसे उसने बाजू उसकी कमर पे रखे थे। उसी लम्हे एक बहुत बड़े अस्तहा टाइप जैसे एक सांप होता है, उसने उसकी कमर को जकड़ लिया। उसके हाथ वहीं इस तरह चिपक गए कि हाथ को वापस खींच भी नहीं पा रहा था। उस सांप ने इतनी तेजी से उसको जकड़ लिया था पूरे उसके वजूद को कि वो अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा था। वो चीखें मार रहा था, उसकी चीखें भी गले के अंदर हल्की हल्की चीखें निकल रही थी, वो चीखें तक नहीं मार रहा था। और इसी तरह वो चिपका हुआ था, उसके वजूद को वो सांप जकड़ता जा रहा था कि उसी लम्हे उसकी आंखों ने देखा वो सामने बैठी हुई हसीनो जमील हाजरा एकदम से ऐसी भयानक लड़की की शक्ल इख्तियार कर गई। इतनी भयानक लड़की की शक्ल जैसे कोई इंतहाई खौफनाक डाइन हो, जिसके दांत इंतहाई बड़े बड़े हो गए थे, चेहरा काला स्याह हो गया था, आंखें लाल सुर्ख हो गई थी और जिस्म की झुर्रियां इस तरह लटकना शुरू हो गई थी जैसे उसका मास्क जल गया हो और जल के लटकना शुरू हो गया हो। उसके बाल सारे जले हुए थे और उसके बाल जले हुए गिरना शुरू हो गए थे जैसे जल जल के गिर रहे हों। और वो इतनी खौफनाक थी कि वहीं बैठे बैठे वो बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वो नीचे फर्श पर पड़ा था और सामने उसी तरह वो घूंघट किए बैठी हुई थी। उसको लगा कि ये मैं नींद में था, ये क्या हुआ है, मैं अभी तक अपनी बीवी के पास क्यों नहीं गया। वो उठा और फिर से बीवी के करीब जाने लगा, जैसे पता नहीं मैं नीचे क्यों गिर गया हूं, मुझे क्या हुआ है। उसको शर्मिंदगी सी महसूस हुई और फिर से अपनी बीवी के जैसे ही करीब जाने लगा, उसी लम्हे उसको याद आया कि कुछ देर पहले ये क्या हुआ था। तो उसने फौरन कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे ही ये कहा तो किसी चीज़ ने उठा के इसको इतनी ज़ोर से पटका कि वो लड़का उड़ता हुआ दरवाजे के अंदर जाके लगा, उसका सर दरवाजे के अंदर लगा और वो वहीं पे गिरा, बेहोश हो गया। जब सुबह हुई तो एकदम से उसकी आंख खुली, देखा उसने दरवाजे के वो नीचे पड़ा है और उसका सर बहुत ज़ोर से दरवाजे के अंदर लगा था। उसको वो रात वाला सारा मंजर याद आ गया, उसको कुछ होश नहीं आया। वो एकदम से उठा और चीखता हुआ दरवाज़ा खोला और भागता हुआ बाहर आ गया।
माँ बाप जो इंतज़ार कर रहे थे बेटे का जागने का, वो चीखता हुआ बाहर आया। पागलों की सी उसकी हालत थी। उसको बाप ने पकड़ा, मुश्किलों से उसको कवर किया। उसको लगा बेटा शदीद खौफजदा है, डरा हुआ है। उस पर पढ़ाई की। जब वो बेहतर हुआ, नॉर्मल हुआ, और उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने सारा माजरा बताया कि रात मेरे साथ क्या हुआ है। अब वो खुद एक दीनदार बंदे थे, लेकिन जान चुके थे कि वो कोई जिन है जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ने में बेटे को डरा नहीं बल्कि उठा के फेंका है, तो वो बहुत ताकतवर है। वो अंदर गया और जाके अभी तक वो उसी तरह घूंघट में बैठी हुई थी, ना कोई हिल रही थी, ना वो बात कर रही थी, चुप करके जैसे बुत बन के बैठी हुई थी। वो गए और बोले, हमें सुना है कि तुम्हारे साथ कोई जिन है जो तुम पे आशिक है। अगर ये बात सच है तो बात ये है, हमने ये शादी की है, निकाह किया है, वो जिन तुम्हारे साथ रहना चाहता है रहे, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। हमने इस शादी पे इतने हज़ारों रुपए लगाए हैं। उस जिन से कहो अगर वो है, ये बात सच है, तो हमारे पैसे हमें वापस मोड़ दे, ले जाए तुम्हें, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये कह के वो वापस आ जाए कि अगर तुम सच्ची हो, तुम्हारे साथ वो जिन है, तो उसे कहो हमारे पैसे वापस करे और ले जाए तुम्हें। ये गुस्से से कहा और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गए। बीवी ने कहा, क्या कहा है आपने, अंदर क्या गए थे? उसने कहा, मैं कह आया हूं उसको अगर जिन है तो हमारे पैसे वापस करे। बीवी किसी काम से अंदर कमरे में गई, शौहर का बिस्तर वगैरह ठीक कर रही थी, क्या तकिया उठाया तो नीचे एक पोटली पड़ी हुई थी। उस पोटली को उठाया तो हैरान रह गई, उसके अंदर सोने के सिक्के थे। वो भागती हुई शौहर के पास आई कि ये पोटली आपके तकिए के नीचे कहाँ से आई? उसने कहा, मुझे नहीं पता। उसने कहा, ये तो सोने के सिक्के हैं। उसने कहा, ये तो मैं अंदर उसको कह के आया था कि अगर है तो हमारे पैसे वापस करे। ये तो मुझे याद है, रात जब मैं सोया था वहां पे तकिए पे कोई चीज नहीं थी। और यूं उनको पैसे तो मिल गए। वो भागे अंदर उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि ठीक है, हमें यकीन आ गया है, उसने हमें पैसे दे दिया, बे हमें अब तुम्हें कहना है तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आते हैं। और वो जैसे ही अंदर गए तो इस वक्त वो जो बैठी हुई थी वो गिरी पड़ी थी। उन्होंने जाके आवाज़ दी, बीवी भी पीछे आ गई, कहा इसको देखो ये हिल क्यों नहीं रही। उसको हिलाया गया तो पता लगा हाजरा मर चुकी है। अच्छी तरह तसल्ली हो गई तो पता लगा हाजरा मर गई है। ये खबर उसके वालिदैन तक पहुंचा दी गई। वो रोते हुए, चीखते हुए, भागते हुए पहुंच गए कि हाजरा मर गई है। अब सारे लोगों को पता लग गया कि हाजरा की ज़बरदस्ती शादी की गई थी और माँ ने वो रोते हुए, धाड़े मारते हुए कह दिया था। वो कहती रही, मेरी शादी मत करना माँ, वरना वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार के अपने साथ ले जाएगा, मैं भी उसी के साथ रहना चाहती हूँ। माँ क्या तू मेरा मरा हुआ मुंह देखना चाहती है? तू चाहती है मैं मर जाऊँ तो कर दे मेरी शादी, मैं मर जाऊँगी। और वो मेरी बेटी मर गई, वो ले गया मेरी बेटी को। हाय मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से मार दिया। वो अपना सर पीटती थी और कहती थी, हाय मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से मार दिया। अब उसका मुर्दा वजूद उसके गांव पहुंच गया। पास पास ही तो थे। अब पूरा शहर, वो जो छोटा सा था, उस जनाजे की तैयारी कर रहा था। सब उस जनाजे में शामिल होने के लिए तैयार थे। उस शहर का बहुत बड़ा जनाजा था। एक ऐसी बच्ची जिसके साथ जिन था और वो उसको अपने साथ ले गया था। उसके बाद उसका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उसको लेकर वो कब्रिस्तान पहुंचे। मां घर पे धाड़े मार रही थी। बाप बेटी के जनाजे को लिए कब्रिस्तान आ गए। उसकी कब्र खोद दी गई और जैसे ही उसकी कब्र खोदी गई तो एक शख्स कब्र के अंदर उतरा और दो लोगों ने, जो करीबी रिश्तेदार थे, उसके मुर्दा वजूद को उठाया और कब्र के अंदर खड़े शख्स को दे दिया। उस शख्स ने जैसे ही उसके वजूद को पकड़ा, बड़ा भारी वजूद होता है, उठाया गया, जैसे कैसे ही उसने ज़मीन पे रखा तो ज़मीन पे रखते ही उसको महसूस हुआ कि तो जिस्म बहुत हल्का फुल्का है, ये तो हवा की तरह है, ये क्या है? उसने उस कपड़े को ऐसे हाथ लगा के देखा तो अपना कपड़ा अपनी जगह पे प्रेस हो गया। जिस्म होता तो प्रेस तो ना होता, जिस्म को टच होता, टांगों को टच होता। उसने टांगों वाली जगह पे हाथ रखा था तो टांगे नहीं थी, कपड़ा बैठ सा गया। और उसी वक्त उसने मौलवी साहब की तरफ देखा तो मौलवी साहब ने कहा, क्या हुआ है? उसने कहा, ये तो खाली कपड़ा लग रहा है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वजूद है इसके अंदर, शक्ल बनी हुई थी वजूद की। उसने नफ़ी में सर हिलाया तो उन्होंने कहा, ये देखो। उसने टांग वाली साइड पे हाथ रखा तो टांग प्रेस हो गई, दूसरी टांग पे हाथ रखा तो दूसरी टांग भी प्रेस हो गई। उसी वक्त मौलवी साहब ने कहा, बस इससे आगे ना हाथ लगाना, बाहर निकलो। उसको बाहर निकाला और उसके
उसी वजूद को जो अंदर था या नहीं था, टांगे तो नहीं थी, उसको, कब्र को बंद कर दिया गया। और वो लोग फातिहा पढ़ के वापस आ गए। और उसी रात मां ने ख्वाब देखा। मां देखती है कि मां ने देखा कि वो हाजरा के कमरे में हाजरा के बिस्तर पर लेटी है और वही खुशबू फैल गई है और धड़म से दरवाज़ा खुला है। जो मां हाजरा के कमरे में लेटी थी, दरवाज़ा बंद करके लेटी थी, इस दफ़ा दरवाज़ा हाजरा ने धड़म करके खोला है और अंदर दाखिल हुई है और कहा है, मां तुझे आखिरी दफ़ा खुदा हाफिज करने आई हूँ। तुझे कहा था ना मेरी शादी मत करना, वरना वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। मां, जिस दिन मेरा निकाह हुआ था और मैं दुल्हन बन के उसके घर गई थी, तो उनका कर्जा देने के लिए वो रुक गया था। और जैसे ही वो जो उनके शादी के पैसे उसने उसको लौटा दिए थे, तो मुझे साथ ले गया था। और जब लोग कब्र में मेरे मुर्दा वजूद को दफनाने लगे थे, तो याद है, बताया होगा तुम्हें, उन्होंने मेरी टांगों पे हाथ रखा था तो वहाँ पे कफन बिल्कुल दब सा गया था, जैसे टांगे हो ही ना। तो माँ, उसके अंदर मेरा वजूद नहीं था। ये बताने आई हूँ, मेरा वजूद भी वो साथ ले गया है। मैं तो पहले से ही उसके साथ हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए जो एक मुर्दा सा वजूद था, वो भी वो अपने साथ ले गया है कि अपनी महबूबा का मैं मुर्दा वजूद भी वहाँ नहीं दफनाऊंगा। तो वो मुझे अपने साथ नहीं लेके गया, मेरे मुर्दा वजूद को भी ले गया है और वहीं अपने ही उसी जगह पे उसने दफना दिया है। माँ, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया ना? मैं अपनी सहेलियों को भी बताती थी, मैं तुम्हें भी बताती थी, वो मुझे लेकर जाता था। मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछती थी, वो मुझे घुमाने ले जाता था, अपने इलाकों में ले जाता था, अपने रिश्तेदारों से मिलवाता था। तुझे भी बताया था माँ, और ये उसने बताया था। वो अपनी सहेलियों को बताती थी, वो अपनी माँ को ये बात बताती थी। वो उससे सहेलियाँ पूछती थी तो उनको बताती, अपनी माँ को बताती कि वो सहेलियाँ पूछती, अच्छा अगर वो जिन है तो रहता कहाँ है? तो वो बताती, वो एक शाही लिबास में आता है, वो एक खूबसूरत हसीन और जवीन गोरा चिट्टा नौजवान है, मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और वो पूछती वो रहता कहाँ है? तो वो बताती वो एक और जहाँ में रहता है। तो तुम उसके साथ कैसे जाती हो? तो उसको बताती, वो मेरा हाथ पकड़ता है, मुझे कहता है आंखें बंद करो, मैं आंखें बंद करती हूँ, तो मुझे उड़ा कर दूर कहीं लेके जाता है। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर बहुत हसीन मंजर होता है, दुनिया के फूलों से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत फूल होते हैं। वहाँ पर एक और दुनिया, एक और जन्नत सी होती है। मैं वहाँ उसके साथ फिरती रहती हूँ, मैं उसके साथ उड़ती रहती हूँ। वो मुझे हर तरह के फूल देता है, हर तरह के फल खिलाता है, इतने मज़ेदार मज़ेदार मिठाइयाँ खिलाता है, इतने मज़ेदार खाने खिलाता है जो दुनिया में इतने मज़ेदार मैंने खाने नहीं खाए। वो हर तरह का मेरा ख्याल रखता है। वो माँ को भी बताती थी, वो सहेलियों को भी बताती थी, और ख्वाब में वो माँ को बता रही थी, तुझे कहा था ना वो मुझे लेकर जाता है, तू तो जानती थी, तू तो कई दफ़ा देख चुकी थी कि मैं अंदर उसके साथ बैठी बातें कर रही होती थी। माँ, क्या तू भूल गई पहली दफ़ा जब तू हमारी आवाज़ को सुन लिया था कि मैं उससे बातें कर रही हूँ, तो तू कान लगा के आके खड़ी थी, तुझे पीछे से धक्का पड़ा था। और याद है माँ, उसने कहा था वो जो घर पुराना हमारा था, जिसका पीछे वाला कमरा था, वो वहीं पे रहता था माँ, और बचपन से ही मेरे साथ अटैच हो गया था। और जब मैं जवान हुई थी तो वह मेरे सामने आया था और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील था कि उसको देखते ही मैं भी उस पर फ़िदा हो गई थी और मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। माँ, हम दोनों बेइंतहा प्यार करते थे। तू मुझसे पूछती थी ना, तो आज खुदा हाफिज़ करने आई हूँ, तो तुझे बताने आई हूँ, हम दोनों बहुत प्यार करते थे। वो उसी कमरे में रहता था। नए घर में हम शिफ्ट हुए तो वो भी इसी नए घर में आ गया था, लेकिन रहता उसी घर में था, पुराने घर में। मिलने के लिए मुझसे यहीं पर आता था। लेकिन माँ, तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, मेरी शादी कर दी। देख, उस कब्र में मेरा वजूद भी नहीं है, वो उसी जहां में मेरा वजूद भी ले गया है। खुदा हाफिज़ माँ, खुदा हाफिज़। और उसके बाद माँ की आंख खुल गई। वो फिर से धाड़े मार कर रोना शुरू हो गई। शौहर उसको चुप करा रहा था, वो चुप नहीं हो रही थी। और जब होश में आई, बेहतर हुई, तो उसने सारा ख्वाब शौहर को सुना दिया कि कैसे वो मुझसे खुदा हाफिज़ करने आई है। आप लोगों ने क्या मुझे नहीं बताया, वो बता के गई है। क्या कब्रिस्तान के अंदर उस कफन को जब उसने टांगों वाली साइड पे दबाया था, हाथ रखा था, तो वो ऐसा लगता था टांगे हैं ही नहीं। तो बाप रो पड़ा और कहा, हाँ, ये बात छुपाई गई थी कि किसी को ना बताई गए। तुम्हें कैसे पता लगा? उसने कहा, मुझे ख्वाब में बता चुकी है। उसने मुझे कहा है वो मेरा मुर्दा वजूद भी साथ ले गया है कि अपने उसी जहां में दफनाएगा। तुम लोगों ने तो मुझे ये भी नहीं बताया, वो बता गई है। तो शौहर ने कहा, हाँ, वो तुम्हारे ख्वाब में आई थी, वो सच है, ख्वाब नहीं है, क्योंकि ये बात सच थी। उन्होंने छुपाई थी औरतों से, लेकिन औरतों को पता लग गई थी। और माँ रोती रही
कि जब वो कहती थी मुझे ले जाता है, खाना पीने का ख्याल रखता है, हर तरह से मोहब्बत करता है, वो भी उससे मोहब्बत करती है। और जब मुझे कहती थी कि मेरा ब्याह मत करना, मेरी डोली मत भेजना वरना मुझे अपने साथ ले जाएगा, हाय वो मेरी बेटी को साथ ले गया। वो दोनों मियाँ बीवी रोते रहे और फिर वो इस दुनिया से चले गए, क्योंकि उनकी एक ही औलाद थी जो वो अपने साथ ले गया था। आज भी वो कहते हैं, गांव के लोग इस वाक़े को याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो जो मकान थे, अब मकान भी टूट के नए बन गए, उनके आज भी वहाँ पे मकान बने हुए हैं उन्हीं दोनों जगहों पे। जो एक पुराना उनका घर था और नया घर था, वो तोड़ के अब नए मकान बना दिए गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे मकान मौजूद हैं और आज भी लोग इस वाक़े को याद करते हैं तो बेइंतहा डर जाते हैं।